हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी एक इतिहास की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत मैं इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी और उनसे संबंधित प्रश्न जो विगत वर्षों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो अभी मैंने बौद्ध धर्म, 16 जनपद और जैन धर्म के बारे में बताना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म से संक्षेप में बताना कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम शुरू करेंगे महाजनपद युग। तो महाजनपद युग के बारे में देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले। कब चले ये आंदोलन? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कौन से धर्म का उदय हुआ? जैन व बौद्ध धर्म का। दूसरी नगरीय नागरिक क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपदों का आविर्भाव हुआ। इनमें मगध महाजनपद आगे चलकर साम्राज्य बना। दूसरी नगरीय नागरिक क्रांति हुई, उसके अंतर्गत कितने महाजनपदों का आविर्भाव हुआ? कितने महाजनपद अस्तित्व में आए? 16 महाजनपद अस्तित्व में आए और इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ। लोहे का उपयोग प्रारंभ हो गया था। कार्बोराइज्ड लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन इसी युग में शुरू हो गया था, इसी काल में शुरू हो गया था। और कृषि में क्रांति आ गई थी। कृषि बड़े पैमाने पर की जाने लगी थी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य साधन क्या क्या हैं? यहाँ पर देखिए, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और जैन साहित्य के अंतर्गत महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में कौन से ग्रंथ के अनुसार जानकारी मिलती है? तो अगोत्तर निकाय। कौन सा है बौद्ध साहित्य का धर्म ग्रंथ? अगोत्तर निकाय, जिसके द्वारा महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य के भगवती सूत्र के द्वारा महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अगोत्तर निकाय का वर्णन महत्वपूर्ण माना जाता है। अगोत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। अब ध्यान से सुनिए कौन कौन से महाजनपद थे। पहला था काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा महाजनपद था मगध, पांचवा था मल्ल, छठा था बज्ज, सातवां था चेद, आठवां था कंबोज, नौवां था सूरसेन, 10वां था गांधार, 11वां था अवंती, 12वां था पांचाल, 13वां था कुरु, 14वां था अश्मक, 15वां था वत्स और 16वां था मत्स्य। एक बार और देख लेते हैं। पहला महाजनपद था काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा मल्ल, छठा बज्ज, सातवां चेद, आठवां कंबोज, नौवां सूरसेन, 10वां गांधार, 11वां अवंती, 12वां पांचाल, 13वां कुरु, 14वां अश्मक, 15वां वत्स और 16वां मत्स्य। ये 16 जनपद थे। इन जनपदों में कुछ गणतांत्रिक महाजनपद थे तो कुछ राजतंत्रात्मक महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद थे, तो इसमें कुछ तो गणतांत्रिक महाजनपद थे और कुछ राजतंत्रात्मक महाजनपद थे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं गणतंत्र महाजनपद कौन कौन से थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गढ़ अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के 2 महाजनपद प्रमुख थे, बज्ज तथा मल्ल। कौन कौन से? बज्ज तथा मल्ल महाजनपदों में गणतंत्रीय शासन था। बज्ज 8 राज्यों का संघ था। इसमें बज्ज भी एक राज्य महाजनपद था तथा इसके अलावा वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम भी प्रसिद्ध थे। अब देख लेते हैं राजतंत्र कौन कौन से थे। राजतंत्र ऐसे महाजनपद राजतंत्रात्मक महाजनपद कहलाते थे, जिनका अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य थे। इन 2 महाजनपदों को छोड़कर, एक बज्ज और मल्ल को छोड़कर, जो 14 बचते हैं वो सभी राजतंत्र महाजनपद थे। अंग, मगध, चेद, वत्स, कौशल, सूरसेन, अश्मक, गंधार इत्यादि। जो 14 बचते हैं, 2 को छोड़कर 2 आपको याद रखने हैं जिनमें गणतांत्रिक शासन था, तो वो थे बज्ज तथा मल्ल। वर्तमान वाराणसी तथा उसका सीमावर्ती क्षेत्र ही प्राचीन समय में काशी महाजनपद कहलाता था। काशी महाजनपद कौन सा था? जो वर्तमान में वाराणसी है और उसका सीमा और जो उसके समीप का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में ही काशी महाजनपद कहलाता था। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में असी नदियों के बीच में वाराणसी नगरी इसकी राजधानी थी। जो काशी महाजनपद था तो इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी इसकी राजधानी थी। वाराणसी इसका नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उत्तर में वरुणा नदी तथा दक्षिण में असी नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसको वाराणसी कहा गया।
आगे चलकर काशी मगध के विस्तार बाद में आ गया। दूसरे शब्दों में मगध ने काशी पर अधिकार कर लिया। जो मगध का राजा थे तो उन्होंने काशी पर अधिकार कर लिया। मगध राज्य वर्तमान बिहार के पटना व उसके आसपास के ज़िलों में अवस्थित था। मगध राज्य कहाँ पर था, मगध महाजनपद कहाँ पर विस्तृत था, तो ये बिहार का जो पटना है और उसके आसपास के ज़िलों में फैला हुआ था। मगध राज्य कालांतर में यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। कालांतर में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। आगे चलकर मगध के क्षेत्रों पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। किसका शासन था मगध जनपद पर? तो मगध जनपद पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था, तो आपको करना है हर्यक वंश। मगध के क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता थी। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनकी मगध के क्षेत्रों में अधिकता थी, इसलिए ये दिन प्रतिदिन फल फूलता रहा और इसमें समृद्धि होती गई। मगध प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था। मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी का उपजाऊ क्षेत्र मगध के पास था। इसकी समृद्धि का दूसरा कारण ये भी था कि ये मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित था और ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर भी अवस्थित था, इसलिए इसके धन और वैभव में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई। रोपनी की तकनीक, सिक्कों का प्रचलन व मगध के सम्राटों का महत्वाकांक्षी होना इसके विकास का कारण था। और एक कारण और भी माना जाता है इसमें, रोपनी की तकनीक उन्हें पता थी। मगध के वासियों को सिक्कों का प्रचलन वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया था। और मगध के सम्राटों का महत्वाकांक्षी होना, वो चाहते थे कि हम संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत ले आएं, अपना शासन संपूर्ण भारत में फैला लें। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो महात्मा बुद्ध का मित्र व उनका संरक्षक था। हर्यक वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो महात्मा बुद्ध का मित्र था वह उनका संरक्षक था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज को बनाया। जो बिंबिसार जब शासन करता था तो मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। उसने श्रेणीय सेना रखने वाले की उपाधि धारण की। उसने किसकी उपाधि धारण की, किस नाम से? श्रेणी। श्रेणी का अर्थ होता है सेना रखने वाला, अर्थात जो बिंबिसार था वो सेना को रखता था। उसने 3 नीतियों को महत्व दिया: कूटनीति, वैवाहिक नीति व आक्रमण नीति। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार इसी बात ही किया, एक तो कूटनीति से, दूसरे उसने वैवाहिक संबंध बनाए, वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपने राज्य का विस्तार किया, और तीसरी नीति उसकी थी आक्रमण नीति। आक्रमण के द्वारा दूसरे राज्यों को जीतकर उसने वहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तारित किया। कूटनीति संबंधों के अंतर्गत उसने गांधार नरेश पौष्कर सारिन के पास अपना दूत भेजकर उसको मित्र बनाया। कूटनीति के द्वारा क्या किया उसने? गांधार के जो नरेश थे उस समय, जब बिंबिसार मगध के नरेश थे उस समय गांधार के नरेश थे पौष्कर सारिन। कौन थे? पौष्कर सारिन गांधार के नरेश थे। तो उनके पास उन्होंने अपना दूत भेजा और उनको अपना मित्र बना लिया। वैवाहिक नीतियों के अंतर्गत उसने 3 विवाह किए। बिंबिसार ने कितने विवाह किए? 3 विवाह किए। 3 विवाह करने का कारण ही यही था कि अपने राज्य का विस्तार करना, क्योंकि उसकी नीति यही थी, वैवाहिक नीति, जिसके अंतर्गत उसने राज्य का विस्तार किया। तो लिच्छवी की राजकुमारी चेलन्ना से, कौन थी लिच्छवी की राजकुमारी? चेलन्ना। कौशल की कन्या महाकौशला से, महाकौशला देवी से विवाह के बाद उसे काशी दहेज में प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पर जिस वैवाहिक नीति को उसने धारण किया था उसके द्वारा देखिए उसे काशी प्राप्त हो गया था। महाकौशला से विवाह किया और दहेज में उसे काशी मिल गया। तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षमा, क्षमा को कई इतिहासकार खेमा भी कहते हैं, उनसे उसने विवाह किया। फलतः उसका पड़ोसी महाजनपदों से संबंध मधुर हो गया, क्योंकि उसने वैवाहिक नीति के द्वारा ही संबंध स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इससे उसका पड़ोसी महाजनपदों से संबंध मधुर हो गया। आक्रमण नीति के अंतर्गत उसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। अंग के जो शासक उस समय बिंबिसार जब शासक थे तो अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त, जिस पर बिंबिसार ने आक्रमण किया और अपने मगध साम्राज्य में अंग को मिला लिया।
तो देखिए यहाँ पर मगध पर सबसे पहले किसने शासन किया, 3 वंशों का शासन यहाँ पर दिया गया और आगे के वंशों के शासन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 वंशों का शासन सबसे पहले हुआ। तो हर एक वंश सबसे पहले जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की, तो सबसे पहले बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो उसका पुत्र था वो बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा, जिसे इस कुड़िक कहा जाता था। और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन गद्दी पर बैठा। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, जिसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी और जिसका उत्तराधिकारी घननंद हुआ, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बना। उसने कुड़िक की उपाधि धारण की। कुड़िक की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्सकार की सहायता से लिच्छवियों में फूट डलवाकर उन्हें पराजित कर वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो वैशाली इसका पड़ोसी महाजनपद था, जिसे उसने क्या किया, अपने मंत्री जो उसका मंत्री था बस्सकार, उसे कूटनीति के द्वारा उसे अपने साम्राज्य से देश निकाला दे दिया। और वो बस्सकार जो था वैशाली में जा मिला और वैशाली में कहा कि मुझे अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य से निकाल दिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उस राज्य को जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा, उससे चल कर युद्ध कीजिए। तो वैशाली वालों को बस्सकार पर विश्वास हो गया और बस्सकार ने क्या किया, बस्सकार ने उन्हीं लिच्छवियों में फूट डलवा करके उन्हें भड़का दिया कि ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, ये तुम्हारे साथ वैसा कर रहा है, ये तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, ये तुम्हें मार डालना चाहता है। तो इसके द्वारा उनमें फूट पड़ गई और वो साम्राज्य कमज़ोर हो गया। अगर अंदर ही अंदर फूट पड़ जाती है तो साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है। तो वो साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और उसके बाद जो अजातशत्रु था उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने साम्राज्य मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये उसकी कूटनीति थी जिसके द्वारा उसने वैशाली को अपने राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। उसने राजगृह की किलेबंदी भी कराई थी। जो राजगृह मगध की राजधानी थी राजगृह, तो उसकी किलेबंदी भी उसने कराई थी। वह 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। 2 प्रकार के हथियार थे उसके। कौन कौन से? रथमूसल व महाशिलाकंटक। कौन कौन से हथियार थे उसके? रथमूसल व महाशिलाकंटक। इसके बाद उदयन शासक बना। इसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। उदयन जैन मतावलंबी था, जैन धर्म को संरक्षित करने वाला था उदयन। अजातशत्रु को मारने के बाद उदयन गद्दी पर बैठा। इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी, इसके पिता थे अजातशत्रु। इसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसको इसने राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र। अगर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो इसका